नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। बिहार की राजनीति एक बार फिर काफी गर्मा गर्म राजनीति हो रही है। वहां पर लगातार उलटफेर के कयास लग रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और उसमें जो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, दिल्ली से रवानगी और खामोशी, ये बहुत कुछ बयां कर रही है। और सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो बेचैनी बढ़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सहयोगी पार्टी है सरकार में, बल्कि इसलिए भी कि अगर बिहार में कुछ होता है, कोई उलटफेर होता है, तो उसका सीधा असर पड़ने वाला है केंद्र की सरकार पर। क्योंकि केंद्र सरकार जो मुख्य रूप से जो 2-3 बैसाखियों पर टिकी है, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैसाखी है, जिस पर वो टिकी हुई है। और अगर यह बैसाखी कहीं से भी कमजोर पड़ती है, खिसकती है, कोई उलटफेर होता है बिहार में, तो उसका सीधा असर होगा कि केंद्र की सरकार डगमगा जाएगी और गिर भी सकती है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है। मजबूती इसको इसलिए भी मिल रही है और केंद्र सरकार के लिए इसलिए भी बिहार की वजह से संकट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है बिहार की, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादा करीब समझती है, उस पार्टी के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से उसके रिश्ते बड़े तल्ख चल रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि 2 दिन दिल्ली में रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं की। उसके पहले एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे उसमें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी। एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता उसमें मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए। गृह मंत्री अमित शाह का पटना दौरा होना है, लेकिन उस समय नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उसका कार्यक्रम बन गया है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात नहीं हो पा रही है। दिल्ली में 2 दिन रहने के बावजूद जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने का साफ तौर पर मतलब यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं पिछले 2 हफ्ते से, लगातार बिहार में लोक सेवा आयोग में जो धांधली हुई है बीपीएससी की परीक्षा में, उसके खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं और उस आंदोलन की आलोचना हो रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो आलोचना की है, जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की है, उसमें नीतीश कुमार का जिक्र नहीं है, सरकार का, एनडीए सरकार का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति नरमी दिखाई पड़ रही है। अविनाश, ये सारी चीजें, जो सारी स्थितियां दिखाई पड़ रही है बिहार में, वो क्या संकेत दे रहा है और क्या अपडेट है, ताजा तरीन क्या खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है? तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो अपना जो भी उन्होंने सोचा है वो उसको जब फाइनली वो उसको अमल में नहीं ले आते हैं, तब तक वो उस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं होने देते हैं। इवन जो उनके सबसे करीबी लोग होते हैं उनको भी ये पता नहीं होता कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं। वो अचानक ही कोई फैसला नहीं लेते, वो फैसले की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। जैसे पिछली बार जब उन्होंने पलटी मारी थी 27 जनवरी को, इसी साल की शुरुआत में 27 जनवरी को, जब वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ में गए थे, तो उसकी प्लानिंग उन्होंने 2 महीने पहले से शुरू कर दी थी। और 28 दिसंबर को पिछले साल में जब उन्होंने लल्लन सिंह को हटाया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो सभी लोग चौंक गए थे कि अचानक नीतीश कुमार, जबकि वो खुद सीएम है और सबको पता है मुख्यमंत्री रहते हुए आप पार्टी नहीं चला पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद लल्लन सिंह को हटाकर जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तभी कुछ हल्का सा डाउट होना शुरू हुआ था कि कहीं नीतीश के मन में कुछ और चल तो नहीं रहा है। और आपने देखा ठीक 1 महीने के अंदर ही 28 दिसंबर को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान केरल से बिहार गए हैं गवर्नर बनकर, उनसे मुलाकात की तस्वीरें हैं। हालांकि ये कर्टेसी विजिट है, लेकिन गवर्नर से मुख्यमंत्री की मुलाकात को हमेशा एक उसका राजनीतिक एक सेंस जो होता है वो दिखाई पड़ता है। हाँ, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल, जब आरिफ मोहम्मद खान को लेके केरल से बिहार लेके आया गया था, तभी इस चीज पर सवाल उठने लगे थे कि
कहीं ये नीतीश कुमार की काट का कोई बीजेपी का प्लान तो नहीं है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान केरल में किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वहां की सरकार की नाक में एक तरीके से दम कर दिया था उन्होंने, कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो उनको बिहार लेके आना ये साफ साफ संकेत दे रहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही है। आरिफ मोहम्मद खान का केरल से बिहार आने का मामला हो, या फिर अमित शाह का नीतीश कुमार को सीएम पद को लेकर बयान हो, ये यदि आप एक दूसरे से इनकी कड़ियां जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आपको तो समझ में आ जाएगा कि मामला सीधा सीएम की कुर्सी के लिए है, और नीतीश कुमार अपनी इस कुर्सी के लिए इधर से उधर कई बार जाते रहे हैं, और इस बार क्योंकि अब मामला एक तरीके से अमित शाह ने ही बयान दे दिया है कि सीएम उम्मीदवार अभी तक हमने तय नहीं किया है, और जो बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अरे भाई महाराष्ट्र में भी आपने शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, अमित शाह खुद बोल रहे थे कि भाई शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, फडणवीस सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि भाई शिंदे हमारे सीएम है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि बहुमत हमें मिलेगा तो हम एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएंगे। यही बात वो बिहार के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई बहुमत मिलेगा तो हम नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई नेतृत्व जो सीएम है, आपने तो नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा था। बहुमत मिलने के बाद आपने क्या किया? जब आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ ये काम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है बिहार के सीएम पद को लेकर तो बीजेपी की शुरुआत से ये मंशा रही है कि बिहार में कम से कम अपना सीएम रहना चाहिए। आपने देखा होगा 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बिहार में कार्यक्रम हुआ था, तो जो डिप्टी सीएम है उनके मुंह से, हाँ विजय सिन्हा, उनके मुंह से तो सीधा सीधा निकल गया था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब वो सीएम पद पर अपना कब्जा जमाएंगे। बाद में उनकी तरफ से सफाई भी आई, लेकिन जो मन में था वो जाहिर सी बात है, जब आप भीड़ के सामने बोलते हैं, कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हैं, तो आप दिल की बात बोलते हैं, और जो दिल की बात थी वो जवान पर आ गई थी। उसके बाद तो आपने एक तरह से रणनीति के तहत उस चीज को दबाने की कोशिश की कि नहीं भाई नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार इसी से सबसे ज्यादा उनको जो खतरे की आशंका दिखाई पड़ रही है, उनको ये लग रहा है कि पहले तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये जो इतनी कम सीटें जनता दल यूनाइटेड की आई, तो उसके पीछे भी उसकी बताया जा रहा है कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा और वो कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र का उदाहरण उनके सामने है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को किनारे किया गया और उनके चुनाव भले लड़ा गया, पहले उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा गया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल होने के बाद एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया गया। डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, लेकिन उनका पसंदीदा विभाग भी उनको नहीं दिया गया। हालांकि इस चीज को लेकर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त राजनीतिक संकट बना हुआ है, सरकार कभी भी जा सकती है, उसका खतरा भी बना हुआ है, बावजूद इसके कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन खतरा वहां लगातार बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, और अभी भी वो संकट टला नहीं है एकनाथ शिंदे की तरफ से खास तौर से, और एकनाथ शिंदे की वजह से केंद्र सरकार पर भी खतरा बना हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार को यह साफ लग रहा है कि उनके साथ महाराष्ट्र की घटना दोहराई जा सकती है, और बीजेपी के कई नेता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल है, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं कि इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो इस बात में अगर महाराष्ट्र की घटना बिहार में भी दोहरा दी जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार भी ये ऐसा लगता है, जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार इस मामले में उनको बीजेपी पटखनी दे, उसके पहले वो बीजेपी को ही पटखनी देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि घोषणा शायद अभी ना हो, घोषणा होने में कुछ समय लगे। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि अभी खरमास चल रहा है, नीतीश कुमार कोई भी बड़ी घोषणा इस दौरान नहीं करते हैं, वो प्लानिंग जरूर इस महीने में करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने इसी महीने में प्लानिंग की थी, दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में, और इस बार भी उनकी प्लानिंग इसी महीने में हुई है। और जाहिर सी बात है कि जो 14 तारीख को शाम के टाइम पर खरमास खत्म होगा, और कहा तो यह जा रहा है कि शाम को बिहार से कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। और जाहिर सी बात, जो आपने बोला कि महाराष्ट्र सरकार खतरे में, यदि बिहार में सरकार जाती है, दिल्ली की सरकार खतरे में पड़ती है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, ये दोनों के दोनों बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हैं तो सिर्फ ईडी के दबाव में जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी के साथ सत्ता के लिए नहीं गए, सत्ता तो ये दूसरी तरफ जाएंगे, वहां पर भी इनको मिलेगी। एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना तोड़ी थी तब भी यही कहना था कि भाई, क्योंकि यदि वो शिवसेना को नहीं तोड़ते हैं तो वो जेल में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे 2 ऑफर दे दिए गए थे, या तो साथ आइए या जेल जाइए।
तो एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक थे वो अधिकतर उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। और यदि केंद्र में सत्ता बदलती है तो भाई ईडी को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये सभी के सभी लोग जो ईडी के डर से आज इधर आए हैं वो कल उधर चले जाएंगे। तो यदि बिहार में सरकार जाएगी तो आप ये मान के चलिएगा कि सरकार दिल्ली में भी जाएगी और फिर वो सरकार महाराष्ट्र में भी जाएगी। तो खतरा बीजेपी को हर तरफ लगा हुआ है। इसीलिए नीतीश कुमार के फेवर में बयान तो दे रहे हैं कि भाई हम नेतृत्व में आपके में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो बात अमित शाह ने बोली है उसका खंडन करने के लिए बीजेपी का कोई नेता तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो नीतीश को किनारे लगाना चाहते हैं। खबर तो ये भी आ रही थी कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। तो ये पिछली बार भी नीतीश कुमार इसी चक्कर चलते कि भाई उनकी पार्टी को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए थे। और इस बार वो कोशिशें फिर शुरू हो गई हैं। आप देखिए ललन सिंह जिस तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, अचानक से एकदम से वो उनके करीबी पहुंच गए हैं। मतलब जो बयान नीतीश कुमार भी नहीं देने की सोचते थे उस तरीके की भाषा ललन सिंह बोल रहे हैं। जैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, उसमें भी लल्लन सिंह का बयान कुछ इस तरह का था कि जो उनकी पार्टी लाइन से अलग जाकर, उस पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसमें लल्लन कुमार की भाषा बीजेपी से मिलती जुलती दिखाई पड़ रही है। तो नीतीश कुमार को यह भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई कदम उठाएं उसके पहले उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच दी जा रही हो। इसलिए समय रहते वो इस कदम को उठाने को पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसा अविनाश बता रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस यही है कि घोषणा उसकी नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि अभी क्या उसको कहते हैं कि परिस्थितियां खरमास और यानी ग्रह नक्षत्र भी उसके अनुकूल नहीं है। जैसे ही ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे यानी 14 जनवरी के बाद जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा तो नीतीश कुमार अपने फैसले की घोषणा कर सकते हैं, ठीक 1 साल पहले जैसे उन्होंने घोषणा की थी। और एक बात तो उनको यह भी पता है कि अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का जो डर केंद्र सरकार दिखाती थी, अब उस तरह से वो उनका डर दिखाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन सारे डर के पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो उनके पास है, या फिर एकनाथ शिंदे के पास है, तेलुगु देशम पार्टी के पास है। और इनमें से कोई भी एक सपोर्ट अगर हट जाता है तो ईडी, सीबीआई का डर दिखाने वाली सरकार ही नहीं रह पाएगी। तो उनको भी ये पता है कि इस समय जो मौका है, समय है, बहुत अनुकूल है, और इसी वजह से वो अचानक उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हाँ, बिल्कुल सक्रियता बढ़ा दी, क्योंकि ईडीओ का जो मामला है, हम कुछ दिनों पहले जो चिराग पासवान उनके करीबी के पर भी छापा पड़ा था। और ईडी की कार्रवाई यदि जो सत्ताधारी दल के समर्थक हैं, एनडीए के जो नेता हैं, यदि उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार को, केंद्र को भी इस चीज़ की भनक तो लग गई है कि भाई नीचे उनके जो पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। और इसीलिए ईडी की कार्रवाई अब विपक्ष के नेताओं की जगह सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ शुरू हो गई है। तो लेकिन ईडी की कार्रवाई कितना बीजेपी का सपोर्ट कर पाएगी, अब हमें लगता है उनकी हाथ से बाजी पूरी तरीके से फिसलती जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली आते हैं, नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग भी फिक्स हो जाती है और यह बताया जाता है कि 4 बजे मुलाकात होनी है, और नीतीश कुमार बिना मिले ही वापस जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से बिना मिले। और आप देखिएगा पिछले करीब 3-4 महीने से वो उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कि आप हरियाणा का जब सीएम का शपथ ग्रहण हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। एनडीए की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। उससे पहले नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। तो नीतीश कुमार एक तरीके से दिल्ली से दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो कांग्रेस के नेताओं से जरूर मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यदि कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं तो और बीजेपी से नहीं मिल रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है, जिससे बीजेपी इस समय घबराई हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लोकल जो लीडर हैं वो अब इस तरीके से कोई बयान नहीं दे रहे हैं जिससे सरकार संकट में दिखाई दे। इवन इस समय जो बीपीएससी का जो एग्जाम चल रहा है आप उसको भी देख लीजिए, उसमें बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है। ना तो वो नीतीश कुमार का समर्थन करते दिख रहे हैं और ना ही छात्रों का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि यदि भाई नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं तो छात्र मतलब सरकार का खुलकर, तो कहीं छात्रों का आंदोलन जो इस समय वो सरकार के खिलाफ चल रहा है और उस पर कहीं वो छात्र, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ हमने देखा है छात्रों के आंदोलन वहीं ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसका जो उल्टा असर पड़ सकता है।
और दूसरी बात जो चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर कि उनके लिए सीएम की कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि सीएम पद उनका खतरे में दिखाई देगा तो वो पलटी जरूर मारेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि 14 तारीख के बाद वो कभी पलटी मार सकते हैं, तो वो क्योंकि इसी साल चुनाव भी होने हैं, तो नीतीश कुमार को ये भी देखना है कि बीजेपी यदि उनको इसी तरीके से कमजोर करती रहेगी तो संभवतः जब चुनाव के समय आएंगे तो वो नीतीश कुमार से को जब सीट शेयरिंग की डीलिंग हो तो क्या उनसे भी कहते कि भाई 50-60 सीटों पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और सिंधे को कह दिया गया कि आप 80 सीट लड़िए, 160 पर हम लड़ रहे हैं। तो यदि बीजेपी इस तरीके से बिहार में भी चुनाव लड़ती है तो उस नीतीश कुमार के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने अभी बीपीएससी की परीक्षा का जिक्र किया और उसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की नजदीकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से दिख रही है और उधर तेजस्वी यादव की नजदीकी या मुलाकातें हो रही हैं चिराग पासवान के साथ, और तेजस्वी यादव भी अचानक इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर या नीतीश कुमार को लेकर अब उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर जिस तरह से दिख रहा है, तो ये साफ इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो चीजें हैं, जो रणनीति तैयार हो रही है या पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जिस तैयारी में है उसका असर अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। और केवल आने वाले दिन की बात है कि ये पूरे समीकरण बदले हुए दिखाई पड़ सकते हैं, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन एक बार फिर वो अपना जो समर्थक है, सपोर्टर है, अपना गठबंधन है, वो बदल देंगे। जैसा हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी वो किसी नए गठबंधन में जाते हैं तो यही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के उन ट्वीट्स को दिखाना चाहेंगे जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ किस तरह से उन पर उनकी धांधली हुई है बीपीएससी में और उन पर बलपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उस पूरे ट्वीट में कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार कर देती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट, ये उसकी ये भाषा, ये बता रही है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जो फील्डिंग कर रहे हैं, उनका दिल्ली दौरा हुआ, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से तो मुलाकात हुई लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं में किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। वो चले गए वापस पटना। वो सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आपने देखा उसमें आप एक चीज देखिएगा कि उन्होंने सीधा बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने सरकार को टारगेट नहीं किया, एनडीए सरकार भी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा बीजेपी को टारगेट करते हुए लिखा है कि भाई लाठीचार्ज करवा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन आप बिहार में यदि देखेंगे तो बिहार में पुलिस, पुलिस जहां कहीं भी हो वो गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। गृह मंत्री बिहार का कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके पास में? वो जेडीयू के पास में। मतलब वो सारी जो चीजें हैं जो एक तरीके से पेपर लीक कांड से यदि जोड़ी जाएं तो वो सारी चीजें जेडीयू के पास में। लेकिन जो खड़गे साहब वो निशाना किस पर साध रहे हैं? वो बीजेपी पर साध रहे हैं। हाँ, वो मतलब जेडीयू के प्रति पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और बीजेपी के ऊपर ही वो निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी को बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज बीजेपी ने करवाया। जो पेपर लीक से जुड़े हुए तार हैं वो बीजेपी के नेताओं से ही जुड़े हुए हैं, चाहे बिहार की मामला हो, चाहे यूपी का हो या गुजरात का हो, कहीं का भी मामला हो। क्योंकि जहां पर भी निकलता है मामला तो बीजेपी के किसी ना किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला पिछले कुछ दिनों से निकल भी रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति एकदम से सॉफ्ट हो जाना और बीजेपी के खिलाफ जो पहले से आक्रामकता चली आ रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ तो कांग्रेस कभी जाएगी नहीं, तो पहले से सत्य है। तो उस जो वही उनके ट्वीट में भी दिखाई दे रहा है कि नीतीश को छोड़ दो और बीजेपी के खिलाफ जो अपना आक्रामक अभियान चल रहा है उस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है और एक तरीके से इस पूरे मामले को में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। और एक चीज और विनाश हम देखेंगे, प्रियंका गांधी का भी ट्वीट देखेंगे, उसमें भी कुछ
यही इसी तरह की भाषा नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव के अब जो ताजा तरीन बयान आ रहे हैं बीपीएससी के छात्रों पर, वो भी बीजेपी पर ज्यादा प्रहार करते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार पर कम, उसको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। इस ट्वीट में भी, प्रियंका गांधी के ट्वीट में भी कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। बीजेपी पर प्रहार है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले तक ये कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हैं, लेकिन अब उनकी भाषा भी बिल्कुल बदली हुई दिखाई पड़ रही है। यह साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कवायद उनकी हो रही है, जो राजनीतिक बदलाव की तैयारी में वो दिख रहे हैं, वो कामयाब हो चुकी है, घोषणा होनी बाकी। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, राजनीति में हर चीज़ पहले से नहीं बोली जाती है कि आप यदि पत्ते पहले खोल देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो यदि तेजस्वी यादव के बयान पहले आ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे अपने साथ में, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो एक तरीके से वो बीजेपी को एक तरीके से बरगलाने के लिए कि भाई नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो उस तरीके के बयान थे। अब पिछली बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो सिर्फ ठीक एक दिन पहले ही रात के समय पर ये खुद बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि अमित शाह ने जब नीतीश कुमार को फोन लगाया कि भाई इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि आप पलटी मारने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने बोला था कि नहीं ये सब खबरें झूठी खबरें हैं। जब उनसे अमित शाह ने दोबारा बोला कि ललन सिंह के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो वो बोले थे कि ललन सिंह को आप गिरिराज सिंह मान लीजिएगा, जैसे गिरिराज सिंह बोलते हैं वैसे ललन सिंह बोल रहे हैं। लेकिन रात को आराम से बीजेपी के नेता चैन से सोए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुबह जब 10 बजते हैं तो पता चलता है नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो जाहिर सी बात, जो चीज बोली जाती है राजनीति में जरूरी नहीं वो सच हो। तो यदि तेजस्वी को यादव नीतीश कुमार के मामले में तो खास तौर पर, हाँ बिल्कुल, नीतीश के मामले में तो बिल्कुल यह चीज बोली जाती है कि उस समय भी तेजस्वी यादव के आप उस समय बयान भी देख लीजिए, तो बयान उसी तरीके से थे कि भाई नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ में, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद पता चलता है तेजस्वी यादव की जुबान एकदम से नरम हो जाती है, जिस तरीके से अभी हो रही है, और उसके बाद देखते हैं कि तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अभी खबर यह भी आ रही है कि अभी तो नीतीश कुमार गवर्नर से मिले हैं कि गवर्नर ने अभी शपथ ग्रहण किया है, और जब भी गवर्नर के पास अब नीतीश कुमार जाएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी की धुकधुकी इसीलिए बढ़ जाएगी, कहीं वो इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और अभी 2 दिन जब दिल्ली में रहकर गए तो कार्यक्रम था मिलने का प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं की नीतीश कुमार ने। बिहार जाने पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, और बीपीएससी का आंदोलन वहां पर चल रहा है छात्रों का, और ज्यादा तेज हो गया है जब लगातार 2-2 बार छात्रों पर जमकर वहां लाठियां बरसाई गई हैं। उस पर राजनीतिक दलों की ओर से भी बयानबाजी आ रही है, लेकिन लाठियों के बावजूद, पानी की बौछारों के बावजूद छात्रों का आंदोलन अभी बरकरार है। नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौट कर गए हैं तब वहां पर क्या अपडेट है, क्या खबरें आ रही हैं, हमारी सहयोगी अंशिता इसके बारे में और जानकारी देंगी। अंशिता से ये जानकारी हम लेते हैं। लेकिन अविनाश जी, ये जो पूरी फील्डिंग सजी हुई थी वो दिखाई पड़ रही है कि अब वो पूरी तरह से गेम बदलने को तैयार दिख रही है। हाँ बिल्कुल, लग तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि भाई जो 14 जनवरी का दिन बस खाली बीतना है, 14 जनवरी की रात से ही बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने की जो संकेत मिल रहे हैं, बस अब सिर्फ समय का इंतजार हो रहा है। दिन तारीख एक तरीके से सब कुछ तय हो गया है, बस उस समय के आने की देरी है, और उसके बाद हम देखेंगे बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। जो कहते हैं कि खेल की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में, की औपचारिकताएं ही बाकी हैं। तो अंशिता जी, क्या लौटे हैं जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना, बहुत खामोशी ही दिख रही है, बीजेपी के नेताओं से कोई उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब बिहार में किस तरह से क्या घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद से? सबसे पहले जो ध्यान खींचा है वो खींचा है कि उन्होंने जो नए राज्यपाल जो अभी बने हैं उनके जो मुलाकात की उन्होंने जाते, मतलब लौटते उन्होंने उनसे मुलाकात की। इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि जब वो दिल्ली में थे उस दौरान बदला गया, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। पहली वजह तो ये मानी जा रही है जो कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से जो चर्चा चल रही है वो ये कि 2 वजह है इसकी। एक तो मुस्लिमों को साधने के लिए,
जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने इनको यहाँ भेजा है उसी रणनीति पर काम नीतीश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं और बीजेपी की अलग अपनी रणनीति है। मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की वगैरह जो वो लौटे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं। और लगातार जो ये चर्चाएं चली रही हैं कि 14 तारीख के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा जो बीपीएससी वाला जो मुद्दा है, जिससे छात्र लगातार नाराजगी जो बढ़ती जा रही है, प्रशांत किशोर ने जैसे उतरकर मैदान में अपने लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, हालांकि वो उसमें उल्टा फंस गए हैं। और तेजस पर आरोप भी लग रहे हैं कि ये तो बीजेपी ने प्लांट कर रखा है उनको, और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही खेल करना चाह रही है। बिल्कुल, बी टीम के तौर पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि बी टीम, और जो पप्पू यादव है उन्होंने तो काफी कुछ आरोप लगा दिए। सबसे बड़ी चीज ये देखी गई कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली लाठी जो खाऊंगा वो मैं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही आंदोलन तेज हुआ वैसे ही वो भाग निकले। तो इससे छात्र जो उनके साथ आने वाले थे वो छात्र और ज्यादा नाराज हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने इस्तेमाल की, मैं कंबल लेके आया हूं, ये वो सब छात्रों ने कहा हमने तो नहीं मंगाए थे आपसे कंबल, हमने तो नहीं मांगे थे। तो ये सारी चीजें मतलब प्रशांत किशोर के सहारे से जो बीजेपी ने करने की कोशिश की, वो बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। और अब नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए भी मतलब मुलाकात, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद मुलाकात की है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये सारी चीजें वो कर रहे हैं नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन चाहता है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है और ये लगातार संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों की मांगों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या लेंगे? क्योंकि बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है छात्रों की वो तो यही है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। अब क्या लेते हैं और छात्र उसको मानते हैं या नहीं, लेकिन इसकी संभावनाएं पूरी दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का अचानक से लौटना, जबकि लगातार खबर चल रही थी कि उनसे मुलाकात करेंगे तो पिछले दिनों जितनी भी गहमा गहमी रही है या नीतीश कुमार की जो नाराजगी रही है अमित शाह के बयान की वजह से, उस पर और जो पेच फंस रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी और सीएम फेस को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, सीट बंटवारे को लेकर जो लगातार नीतीश कुमार का कहना है कि हम इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, चाहे एक सीट ज्यादा ही क्यों ना मिले, तो इन सारी चीजों पर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन वो सब तो नहीं हुआ, उल्टा नई चर्चाएं शुरू हो गई। तो अब यहां पर नीतीश कुमार का अचानक से लौटना इस तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ ही प्लानिंग प्लॉटिंग में करने में लगी हुई थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये जो छात्रों वाला मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर बीजेपी का पूरी तरह से अलग थलग हो जाना, खुद को साइड रखना, ये बताता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया है। अब यहां पर नीतीश पहली चीज सीएम है, दूसरा गृह मंत्रालय भी उनके पास आता है। अब पुलिस प्रशासन जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहा है, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया, छात्रों के साथ बदसलूकी एक तरह से कह सकते हैं, और ये मुद्दा पिछले कितने दिनों से गरमाया हुआ है। एफआईआर दर्ज की जा रही है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व हैं जो आंदोलन को भड़का रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ही नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय उनके पास और शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के कोटे के विधायक के पास। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा घिर जाएंगे। तो मतलब कह रही हूं मैं, जैसा कि बीजेपी सोच रही है कि जो अकड़ है ना नीतीश कुमार की, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने सही समय पर बीजेपी की उस जो रणनीति है उसको भांप लिया है, और यही वजह रही कि वो बिना मिले लौटे हैं और वो अब छात्रों को सबसे पहले साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में छात्रों की नाराजगी ही योगी को भारी पड़ी और बीजेपी को भारी पड़ी। बिल्कुल, तो न्यायालय पर दहला देने की तैयारी नीतीश कुमार यहां भी कर चुके हैं और उधर दिल्ली में भी कर चुके हैं। अविनाश जी, इस मुद्दे पर अब जिस तरह से सबसे ज्यादा जो कह लीजिए कि परेशानी है, वो परेशानी दिखाई पड़ रही है दिल्ली में, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में कोई फैसला लेते हैं जिसकी पूरी संभावना अब दिखाई पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो केंद्र की सरकार पर होगा। जिस केंद्र सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं और जिन जांच एजेंसियों की मदद से वो सहयोगी दलों को और विपक्षियों को साधने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो केंद्र के अधीन ही काम करती हैं। तो भाई इस समय जो पेपर लीक वाला मामला है, भाई इसकी जांच भी आप सीबीआई को दे दीजिएगा, लेकिन उसकी जांच तो कराई नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार है वो ये मानने को ही तैयार नहीं होती है कि पेपर लीक हुआ है। जब तक आयोग के चेयरमैन तो बार बार कह रहे हैं, वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और दोबारा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सरकार कहेगी
वही आयोग के चेयरमैन बोलेंगे। यदि आज नीतीश कुमार का बयान आ जाता है कि भाई परीक्षा पूरी रद्द की जाती है, तो आप देखिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर आयोग के चेयरमैन का ट्वीट आना शुरू हो जाएगा कि भाई परीक्षा रद्द की जाती है। भाई जबकि परीक्षा के ऊपर फैसला आयोग को लेना, सरकार को नहीं लेना आएगा। लेकिन आयोग की भाषा वही होती है जो सरकार की भाषा होती है। तो अभी क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो बीपीएससी परीक्षा में कुछ पेपर लीक हुआ है, कुछ जो सवाल थे, क्वेश्चंस थे, वो पहले से ही छात्रों को बता दिए गए थे, और जिनको बताए गए थे वो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के करीबी लोग ही होंगे, क्योंकि इसी तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो पेपर लीक मामले में जो पूरा का पूरा जो छात्रों का कहना है कि भाई यदि पेपर 1 घंटे लेट आ रहा है तो क्यों मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक हुआ होगा, तभी इस तरीके से छात्र इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हैं। नहीं तो किसी मामले में इस तरीके से छात्र मैदान में नहीं आते हैं। बिल्कुल, और इसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है और उसकी दशा जो अभी अंशिता बता रही है कि कैसे वो बीजेपी उसमें खेल कर रही है। और पप्पू यादव को भी हम लोग सुनेंगे, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं वो उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझकर इनको फ्रंट पे किए हुए। फ्रॉड किशोर नाम भी दिया है पप्पू यादव ने। उन्होंने ये कहा है कि जो ये किसी ने भेजा है फ्रॉड किशोर को, ये टीम बनकर आए हैं लेकिन ये वो कर नहीं पाएंगे। खैर सुनते हैं पप्पू यादव को, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, किस तरह से आरोप लगाया है, बीजेपी को घेरा है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि छात्रों ने अब उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो किस तरह से बीजेपी के समर्थन की वजह से या बीजेपी के चाहने की वजह से इस आंदोलन में आए हैं। पप्पू यादव को सुनते हैं। तो पप्पू यादव को भी सुनते हैं हम लोग, लेकिन इस मामले में अब जिस तरह से बीजेपी बिहार में भी और केंद्र में भी फंसती नजर आ रही है, तो ये बीपीएससी का छात्रों का आंदोलन और उधर गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार को एक बड़ा बहाना दे रही हैं कि वो इस सरकार से अलग हो जाए। और बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन लग रहा है कि उस पर छात्रों की तरफ की मांग को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, और जैसे ही खरमास समाप्त होगा तो फिर वो उससे भी बड़ा फैसला लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पहले ही थोड़ा बच बच के चल रहे थे, मतलब बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि जो बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं उन्हीं के विभागों की बैठक लिया करते थे नीतीश कुमार, और उन्हीं विभागों के जो मंत्री हैं वो नहीं होते थे। अधिकारियों को अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि कई बीजेपी के करीबी जो अधिकारी हैं, लगभग 67 अधिकारियों को उन्होंने हटा दिया, तबादला कर दिया। तो ये सारी चीजें बता रही थी, और इसी बीच में मतलब अधिकारियों की अपडेट तो बात की है, लेकिन उससे पहले जो विभागों की मीटिंग लेना, उसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको ना बुलाना, दूसरा बीजेपी के जो कार्यक्रम है उनसे दूरी बनाना, ये सारी चीजें बता रही थी कि नीतीश कुमार के बैक ऑफ द माइंड कुछ तो चल रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे ही एकनाथ शिंदे वाला जो मामला आया, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने खेल कर दिया कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा एकनाथ शिंदे के, और जब अच्छे खासे नंबर आ गए, बीजेपी एक अच्छी नंबर्स के साथ आई, तो उन्हें पूरी तरह साइड कर दिया। यहां तक कि जो मंत्रालय हैं वो भी नहीं दिए जो वो मांग रहे थे। तो अब नीतीश कुमार को सीएम पर भी खतरा है और गृह मंत्रालय पर भी खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो उन्हें अपनी पार्टी पर है कि उससे अगर विधानसभा चुनाव साथ में लड़ गए तो उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में आ सकता है। और खैर सुन लेते हैं कि किस तरह से बीजेपी बैकफुट से ये घेरने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को ही, जिनके नेतृत्व वाली सरकार का वो खुद हिस्सा है। पप्पू यादव को सुनते हैं कैसे उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ते हुए निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रशांत किशोर पर। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है, और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है।
बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो ये तमाम आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं बीजेपी पर और प्रशांत किशोर पर, और प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी की ओर से प्लांटेड है और सारा जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। बहरहाल ये उनका आरोप है, लेकिन जिस तरह से सरकार इसमें घिरी हुई है और इंडिया गठबंधन एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति रखते हुए बीजेपी को और एनडीए सरकार को घेर रहा है, वो बहुत ही दिलचस्प है। अब खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता इस मुद्दे को लेकर राजभवन की ओर मार्च करने जा रहे हैं। अविनाश जी के पास पूरी जानकारी है, बताएं अविनाश। हाँ, जो प्रशांत किशोर का जो आंदोलन हुआ जिस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए, सबसे पहले मैं उस बात बता देता हूँ कि जो पीके के ऊपर शुरुआत से ही आरोप लग रहे हैं। जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है उनके टारगेट पर सिर्फ 2 नेता रहे हैं, एक तो तेजस्वी यादव, दूसरा नीतीश कुमार। वो बीजेपी पर हमले नहीं कर रहे हैं। आप उनके पिछले 2 साल से पुराने कितने भी बयान उठा के देख लीजिएगा, आपको हर बयान में या तो तेजस्वी यादव मिलेंगे या फिर नीतीश कुमार मिलेंगे। बीजेपी को दोनों एकदम से साइड कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि यदि वो जो भी वोट काटेंगे वो या तो अब सीधा सीधा जेडीयू का होगा या आरजेडी का होगा, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि जब उन्होंने मार्च भी किया तो मार्च किया सीएम आवास के लिए, और जब लाठी चलने वाली थी तो उससे पौन घंटे पहले भाग गए, वो खुद ही मैदान छोड़ गए, छात्रों को पिटता हुआ पिटने के लिए छोड़ गए। और अब जो उसके पहले कह रहे थे कि पहली लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जबकि वो बोल रहे थे कि पहली लाठी वो खाएंगे, लेकिन लाठी खाने की बारी आती है तो प्रशांत किशोर सबसे पहले भागने वाले लोगों में से होते हैं। लोग ढूंढ रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर चले कहाँ गए हैं। हाँ, तो अब पहले जबकि वो सीएम आवास घेरने के लिए जा रहे थे, एक तरीके से वो नीतीश कुमार को घेर रहे थे। लेकिन आज जब इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मार्च शुरू हो रहा है, विधानसभा से मार्च शुरू होगा राजभवन तक के लिए, और इसमें जो इस मार्च की घोषणा सबसे पहले की थी सीपीआई-एमएल की तरफ से, लेकिन अब इसमें कांग्रेस, आरजेडी, बाकी जितने इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं वो सभी शामिल हो गए हैं। उनके विधायक और उनके सांसद और जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा से राजभवन तक के तब मार्च करेंगे। और जैसी ये खबर आई है वैसी राजभवन के आसपास पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि पुलिस की तरफ से कि भाई ये लोग पहुंच ना जाए वहां राजभवन तक। लेकिन सवाल सीधा सीधा वही है कि इंडिया गठबंधन जो भी घेर रहा है, क्योंकि राज्यपाल सबको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का नुमाइंदा होता है, तो जो पूरी कोशिश हो रही है वो बीजेपी को एक तरीके से एक्सपोज करने की हो रही है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को बचा रहा है और सीधा सीधा बीजेपी पर हमला बोल रहा है। चाहे आपने खड़गे का भी ट्वीट देखा या प्रियंका गांधी का देखा, वो सभी के सभी लोग बीजेपी पर ही अटैक कर रहे हैं। और राजभवन मार्च भी यही बताने के लिए निकाला जा रहा है कि भाई इस पूरा मामले में, बीपीएससी के मामले में जो भी छात्रों की समस्या है उसके पीछे पीछे सीधा सीधा एक ही पार्टी जिम्मेदार है और वो है बीजेपी। बिल्कुल, वो ताकि वो केंद्र सरकार को भी पता लग जाए कि क्या है पूरा मामला, क्या है, संज्ञान ले ले। और केंद्र सरकार इसलिए भी संज्ञान ले ले क्योंकि उसी पार्टी की सरकार बीजेपी बिहार की सरकार में भी शामिल है। खड़गे का ट्वीट बहुत ही मायने रखता है। इतना एक राज्य की समस्या को लेकर, वहां छात्रों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष लिख रहे हैं और उनका निशाना जो है वो साफ संकेत दे रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिन राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसको अंजाम दिया जा चुका है, घोषणा भले ही बाद में हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर एक नजर डालेंगे, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सीधे तौर पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। अविनाश, ये जो तीसरा पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है।
पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि तमाम जहां पर जिन भी राज्यों में जहां जहां पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, वहां पेपर कराने की जिम्मेदारी उन एजेंसियों को दी गई थी जो एजेंसियां गुजरात के लोग चला रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं और उसी का जिक्र कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस ट्वीट में। हाँ, गुजरात के लोग तो एक तरीके से देखा जाए पूरा देश ही चला रहे हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वहाँ का प्रमुख आपको गुजरात का ही मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में जब जो उज्जैन में मालोक के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो उसका विज्ञापन गुजराती में छपता है। हिंदी की जगह गुजराती में छापने का मायने क्या मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपने एक तरीके से पहले से ही बता दिया है कि काम कोई भी हो, कंपनी गुजरात की ही होगी और उसमें नेता भी गुजरात का ही होगा। तो जहां तक कि जो कंपनियां पहले ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी हैं, उनको भी काम सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को परीक्षा कराने की भी जिम्मेदारी दी गई और वो परीक्षाएं लीक हुई हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ब्लैक लिस्ट इसीलिए किया गया था कि भाई वो लोग पेपर लीक करते हैं और उसके बाद भी आप उनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है। जो क्वेश्चन मार्क पेपर है वो छपने बाद में जाता है, पहले जिन लोगों के पास पहुंचाना होता है वहां वो पहले ही पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से परीक्षाएं कराएंगे तो उन पर सवाल जरूर उठेंगे और हर चीज के लिए आप गुजरात को ही तरफ देखते हैं और जबकि हर बार वहीं से चोरी की घटनाएं मिल रही हैं। चाहे आप कोई परीक्षा उठा के देख लीजिएगा, उसके तार कहीं ना कहीं जाकर गुजरात से जरूर जुड़ जाते हैं। तो अब इस तरीके जाहिर सी बात है कि जो बीपीएससी वाले मामले में नीतीश कुमार को भी ये चीज को सोचना चाहिए कि हर परीक्षा जब भी वो बीजेपी के साथ आते हैं, अभी 17 महीने उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ में भी सरकार चलाई थी। 5 लाख से ज्यादा लोगों की भर्तियां हुई। हर भर्ती की परीक्षा होती है, भर्ती परीक्षा बिना आप डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह आरोप कभी भी नहीं लगाया जा सके कि भाई ये 20 लोगों की जो भर्ती हुई है इसमें पेपर में धांधली हुई है या भर्ती में धांधली हुई है। ना तो आपने भर्ती में धांधली के मामले में किसी को पकड़ पाए कि भाई इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हुआ है, ना पेपर के मामले में आपका कोई गड़बड़ी पकड़ पाए। 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो भी पेपर हो रहा है या तो वो लीक हो रहा है या जो भर्ती है उनमें कोई दूसरी धांधली मिल रही है। और तेजस्वी यादव उसी का जिक्र कर रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि उनके भी स्वर बदले हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि हमारे साथ जब आपकी सरकार थी तो लोगों को आपने नौकरियां भी हम लोगों ने दी और नौकरियों में किसी तरह की धांधली की कोई शिकायत भी नहीं आई। यानी अब आपके पास अब समय है कि आप फिर से इधर आ जाइए इंडिया गठबंधन की ओर। तेजस्वी यादव के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताएं कि किस तरह से बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन के आसार अब दिखाई पड़ रहे हैं और लगभग वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं, उसका असर किस तरह से केंद्र की सरकार पर पड़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अभी भी नाराज हैं, वहां भी सरकार कभी भी जा सकती है क्योंकि सरकार के भीतर जिस तरह से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है वो अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर एकनाथ शिंदे अभी भी उन्होंने अपना मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला है। गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे, वो उनको नहीं मिला है और जो मंत्रालय उनको मिले हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी देख रहे हैं कि ये पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या कदम उठा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बैसाखी है केंद्र की सरकार के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातों के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी उसके परिणाम की जानकारी है कि क्या हो सकता है। ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। तेजस्वी यादव और के करीबियों के खिलाफ तो लगे ही थे, वो लगा दिया गया है चिराग पासवान के करीबियों के खिलाफ भी। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश अपनी कर रही है, लेकिन उसकी विवशता को सहयोगी पार्टियां अब अच्छे से जान रही हैं कि 10 साल पहले तक जो 10 साल तक सरकार चली है उसमें और थर्ड एनडीए सरकार में बहुत अंतर है। वो अंतर ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सहयोगी दलों को साफ देखने में आ रहा है कि ना तो वो बहुत ज्यादा झुकने को तैयार है, बल्कि केंद्र सरकार को भी अब वो आंख दिखा रहे हैं बाकायदा। हाँ, क्योंकि जो चल रहा है इस समय आप देखिएगा, यदि आप सत्ता का आंकड़ा भी देखें तो जो एनडीए केंद्र में उसके पास 293 सदस्य हैं। 272 का बहुमत होता है। अब अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी चिराग पासवान की सीटों को जोड़ दें तो ये 17 सीटें होती हैं। 5 एलजेपी आर के पास में है, 12 जेडीयू के पास में है। यदि ये 17 सीटें कम होती हैं तो
तो ये बहुमत जो बीजेपी के पास है वो 275 रह जाता है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीटें ज़्यादा। अब ऐसी स्थिति में चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे आपके टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी सदस्य एक बार यदि इशारा करता है कि भाई आप एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, तो आप मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार तो स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार हो ही चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट केंद्र सरकार पर है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ईडी है उसके सुर भी पिछले कुछ दिनों से बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। ईडी के डायरेक्टर है राहुल नवीन, उनका पिछले दिनों बयान आया था कि भाई किसी के आरोप, यदि कोई नेता आरोप लगाता है और सिर्फ शक के आधार पर आप किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू नहीं कर देना। वो अपने अधिकारियों को एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी वाले जो यदि कहें तो भाई आपको विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि ईडी के पास में भी संभवतः इस तरीके के मैसेज पहुंच रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा खेल होने वाला है, और जो सरकार है वो महाराष्ट्र और बिहार की नहीं, केंद्र की सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। और यदि जो भी कुछ होना है वो जनवरी के महीने में संभवतः हो जाएगा। जो बजट सत्र आपका आने वाला है, बजट सत्र शुरू होने से पहले देश में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, और संभवतः जो दिखाई दे रहा है, या तो मोदी सरकार जाएगी और जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी के जो बीजेपी के जो बड़े एलाइज हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाए, कुछ भी हो। और इसीलिए आपने देखा कि ईडी की तरफ से कुछ हद तक अब विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना बंद कर दिया गया है। अब जो टारगेट हो रहे हैं वो सत्ता पक्ष के नेता ही टारगेट हो रहे हैं। अब उसके पीछे बीजेपी की रणनीति कुछ है, या ईडी के जो डायरेक्टर हैं, या ईडी जो है वो विपक्ष के लोगों को बताने एक तरीके से मैसेज दे रही है कि भाई जो हमारे ऊपर जो दबाव था वो सरकार का दबाव था, हम उस सरकार के दबाव में उस तरीके की कार्रवाई कर रहे थे। अब जब सरकार जाते हुए दिखाई दे रही है तो फिर ईडी का जो एक तरीके से शिकंजा जो है वो सत्ताधारी दल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बिहार में हो चाहे देश में हो, कहीं पर भी हो, मतलब बहुत बड़ा खेल होने की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यही है कि उसका जो केंद्र बिंदु है इस पूरे राजनीतिक खेल का वो है बिहार, और बिहार में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि उनको क्या करना है। केवल घोषणा बाकी है, जो घोषणा वो 14 तारीख से पहले नहीं कर सकते हैं। उनके जो तौर तरीका है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है, और जैसे ही यहां कोई घोषणा होती है, बदलाव होता है, वो उसका असर सीधे केंद्र सरकार पर पड़ना तय दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार की ही जो गतिविधियां हैं, नीतीश कुमार की रणनीति, केवल उन्हीं से ये चीजें साफ नहीं हो रही है कि राजनीतिक बदलाव की तैयारी हो चुकी है, बल्कि वो जिस गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी संकेत इसके मिलने शुरू हो चुके हैं। तो राजनीतिक बदलाव के कयास जो लग रहे थे, अब उनके कंफर्मेशन टेस्ट के रिजल्ट दिखाई पड़ने लगे हैं, और यह माना जा रहा है कि 14 जनवरी एक बड़ी डेडलाइन है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। चूंकि बिहार में कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बड़ा फर्क पड़ेगा केंद्र सरकार पर। हाँ बिल्कुल, बिहार में कुछ होगा तो केंद्र पर जरूर असर पड़ेगा। जो मैंने बताया था कि 17 सांसद यदि हटते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र की सत्ता में तो खलबली तो मचनी है। तो और दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ही एक तरीके से जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे, जिस दिन उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होनी थी, टीवी चैनलों पर नीतीश की पीएम से मुलाकात वाली खबर नहीं चल रही थी। टीवी चैनल क्या दिखा रहे थे? बिहार में छात्रों का आंदोलन सरकार के खिलाफ। एक तरीके से नीतीश कुमार पर पहले से ही दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी बीजेपी की तरफ से। जबकि कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो किसानों का बंद था, लेकिन वो किसानों का बंद किसके खिलाफ था? वो केंद्र सरकार के खिलाफ था। वो खबर टीवी चैनलों से गायब थी, और छात्रों के आंदोलन को जो अब तक 12 दिन से चैनल नहीं दिखा रहे थे, वो नीतीश कुमार के दिल्ली में जैसी खबर आती है कि पीएम से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, वो टीवी चैनलों पर हर टीवी चैनल पर छा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी इस मैसेज को समझ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे उनका जो सो कॉल मीडिया है उसके थ्रू हर तरीके से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए संभवतः नीतीश कुमार ने जो स्टेप उठाया वो बिना मिले ही अचानक उनका जो काफिला था वो पीएम आवास की तरफ जो जाना था वो एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया, की तरफ चला गया, और बिना मिले चले गए नीतीश कुमार। और केवल यही एक मौका नहीं था कि दिल्ली आकर वो नहीं मिले। एनडीए की बैठक बुलाई थी जेपी नड्डा ने, अमित शाह भी वहां मौजूद थे, लेकिन उस बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं आए। और जो अब राजनीतिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, होने वाले हैं, साफ दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार की छवि को खराब करने में किस तरह से लगे हैं। और तेजस्वी यादव यह भी नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं कि जब हमारे साथ आपने 17 महीने की सरकार चलाई तो उसका परिणाम क्या हुआ। एक बार सुनते हैं तेजस्वी यादव को, और उनका यह बयान बड़ा मायने रखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो साफ तौर पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे
बंद हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ खिड़कियां खुली दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो पूरे संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हो, चाहे वो प्रियंका गांधी का ट्वीट हो, या फिर कांग्रेस नेताओं के जो बयान आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान ये जिस तरह से आए हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जिन तैयारियों में लगे हुए थे, वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, केवल घोषणा उनकी बाकी है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे जी? तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के, छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल? तो ये साफ तौर पर नीतीश कुमार को बताने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि 17 महीने की जो सरकार हमारे साथ आपने चलाई, उसका क्या परिणाम रहा और अब क्या परिणाम है। और आरोप भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने कैद कर लिया है। लेकिन अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है, और उस कैद से बाहर आने की किस तरह से वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी उसकी जो बिसात है वो बिछा चुके हैं, केवल उसकी घोषणा भर बाकी है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, देखा जाए तो यदि 4 दिन पुराने यदि आप तेजस्वी यादव के बयान देखेंगे और अब जो उनका बयान आया है, बिल्कुल उससे उलट आ रहा है। हाँ, अभी तक जो तेजस्वी यादव थे, उनके टारगेट पर बीजेपी नहीं होती थी, सीधा सीधा सीएम नीतीश कुमार होते थे। लालू यादव जरूर शुरुआत से ही जो नीतीश के खिलाफ जो है वो नहीं बोल रहे हैं, वो नरम रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा भी निकाली तो उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही होते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बोल बिल्कुल सी बदल गए हैं। अब वो एक तरीके से नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं कि भाई आप कहाँ चले गए हैं।
जब आप हमारे साथ में थे तो किस तरीके से सरकार चल रही थी। इस तरीके के कोई भी आरोप आपके दामन पर नहीं लग रहे थे कि अब एक तरीके से जो पेपर लीक वाला मामला है, एक तरीके से भ्रष्टाचार के एक तरीके से आप ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। जो पूरे आपके 20 साल जब से आपसे सीएम रहे हैं 2005 से लेकर अब तक, तो अब तक जो आरोप आपके ऊपर नहीं लगे हैं वो बीजेपी के साथ में सरकार बनाने के 1 साल के अंदर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जबकि 17 महीने सरकार आपने हमारे साथ में भी चलाई है। तो एक तरीके से जो तेजस्वी यादव आज से पहले बोल रहे थे 4 दिन पहले कि नीतीश कुमार के लिए हमारे खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, अब खिड़कियां नहीं दरवाजे सारे सब कुछ खुल चुका है। अब सिर्फ एक नीतीश कुमार को फैसला लेना है। और वैसे देखा जाए तो जो संकेत मिल रहे हैं उसमें फैसला वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस खाली जो दिन तारीख तय हो गई है बस उसका इंतजार हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार 14 जनवरी से पहले कोई बड़ा स्टेप उठाना नहीं चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं जैसी सरकार चल रही है वैसी सरकार चलती रहे। अभी ये भी कहा जा रहा था कि 15 तारीख से नीतीश कुमार हर जिले में बैठक लेंगे एनडीए गठबंधन की, लेकिन अब उस दौरान नीतीश कुमार की यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है। यानी कि नीतीश कुमार अब एनडीए की तरफ बैठक की तरफ नहीं जा रहे हैं, मतलब बीजेपी से वो हर मामले में दूर जा रहे हैं। कि जब 5 तारीख को अमित शाह जब पटना पहुंच रहे हैं तो नीतीश कुमार उस समय वैशाली और मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। तो बीजेपी के जो भी नेता हैं उनसे नीतीश कुमार दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो। आप देखिए अब इस समय उनके जवान पर बीजेपी नेताओं के नाम नहीं आ रहे हैं, वो एकदम से खामोशी एक तरीके से उन्होंने ओढ़ ली है कि अभी जब वो पटना लौटे पिछले कई दिनों से यह बयान भी नहीं आया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जबकि जब जनवरी में वो आए थे बीजेपी के साथ तो कई बार लगातार ये बयान देते रहे कि अब हम यहीं रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये कवायद चल रही है और ये राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं और इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से एक भी बयान नीतीश कुमार का इस तरह का नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ, ना तो इस तरीके के बयान आए हैं और नीतीश कुमार ने पिछले 4-5 दिन से मीडिया से एक तरीके से बात करना भी बंद कर दिया है। हाँ, बिल्कुल खामोश है। अभी जब दिल्ली आए तभी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, जब दिल्ली से लौट के गए तब भी बातचीत करने की कोशिश की। नीतीश कुमार से मीडिया लगातार इस चीज को सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यदि आपको पलटना नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो खामोशी के बारे में कहा जाता है शुरुआत से, जब भी उन्होंने पलटी मारी है तो वो एक तरीके से मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं, वो जवाब नहीं देते। पहले वो बिल्कुल बातचीत बंद कर देते हैं लोगों से और सीधे चुपचाप फैसला लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वही चीज हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं कि जो पिछली बार जो 4-5 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो सबसे पहले तो दूरी बनाते हैं उस दल से जिसके साथ में वो सरकार चला रहे हैं, उसके बाद उनकी मीडिया से दूरी बनना शुरू होती है। वो दोनों काम इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी से भी दूरी बना चुके हैं और मीडिया से भी दूरी बना रहे हैं। और अब बस खाली इंतजार जो चल रहा है वो नीतीश कुमार के फैसले का चल रहा है कि वो कब वो स्टेप उठाते हैं। और बाकी का, क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा कि तेजस्वी यादव के बयान एकदम से यू टर्न साल ले गए हैं। वो जो पहले नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहे थे अब वो नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं कि भाई आप कहां चले गए हैं। जो और एक तरीके से हमारे साथ हम लोग फिर वही सरकार चलाएं और उसका फायदा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो यात्रा है, चाहे दिल्ली यात्रा हो या फिर वो जिस तरह से खामोश दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से वो राजनीतिक गोटियां एक बार फिर से सेट करने की कोशिश में है, जिसका नतीजा अब ये दिखने लगा है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरह से वो फसल पक चुकी है और अब केवल वो कटने की तैयारी उसकी है। उसका सबसे बड़ा परिवर्तन जो दिखाई पड़ा है जो सबसे बड़ा संकेत दिखाई पड़ा है वो तेजस्वी यादव के बयान में परिवर्तन में दिखा है कि कहां वो नीतीश कुमार उनकी आलोचना के मुख्य केंद्र में होते थे और कहां अब आलोचना बीजेपी की कर रहे हैं और नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं उन दिनों की जब वो तेजस्वी के साथ सरकार चला रहे थे। 17 महीने की सरकार की याद दिला रहे हैं, आरोप सारे वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं कि पूरा जो बीपीएससी का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है, उन सब के केंद्र में कौन है? एनडीए सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया है कि ये सारी चीजें परीक्षाएं करा नहीं पा रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने पर छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया है कांग्रेस पार्टी ने। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार जो रणनीति तैयार कर रहे थे वो रणनीति तैयार हो चुकी है, घोषणा उसकी बाकी है। और जिस तरह से अविनाश बता रहे हैं कि जब वो अपनी पलटने की तैयारी में रहते हैं तो उस समय की जो खामोशी होती है, यानी तूफान के ठीक पहले की खामोशी, वो नीतीश कुमार की खामोशी पिछले कई दिनों से लगातार
देखने में आ रही है। आगे क्या होता है, समीकरण क्या बदलते हैं, उससे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन अब यह साफ दिख रहा है कि बिहार में राजनीतिक परिवर्तन, बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है और उस राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो केंद्र की सरकार पर पड़ेगा। सिर्फ समय की बात है, कब होता है यह देखने वाली बात है। और उसकी जो संभावना दिखाई पड़ रही है वो है 14 जनवरी, क्योंकि उसके पहले नीतीश कुमार शायद कोई इस तरह का फैसला न ले। तो बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ, लगातार आपको तमाम खबरों से हम अपडेट रखते हैं। हमारे खबरों को, हमारी रिपोर्ट्स को, हमारे समाचार विश्लेषणों को आप देखते रहिए, नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।